हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त शुभम मिश्रा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय शुभम सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने 3 लेक्चर देख चुके हैं और 3 लेक्चर में हम लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, एटम्स के बारे में और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। आप मॉडर्न फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाके इन तीनों लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाए थे उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और जितने न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा उस एक न्यूमेरिकल से आप 10 न्यूमेरिकल बना के सॉल्व कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से, नोटबुक से। और ये सारे न्यूमेरिकल्स जो मैं आज करवा रहा हूँ ये इस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए हम आपको एक बार फॉर्मूला सारे रिमाइंड करा देते हैं और फॉर्मूला रिमाइंड कराने के बाद हम आपको न्यूमेरिकल के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात होगी। हाइड्रोजन लाइक्स एटम जैसे कि हाइड्रोजन प्लस, हीलियम प्लस, Li2 प्लस, इसकी बात होगी। फॉर्मूला हमारा Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड है और उस कंडीशन पे En अगर एनर्जी फाइंड करनी हो तो वो हम लिख सकते हैं -13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम c बाई 137 और यहाँ पर z बाई n। कुछ इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हमने लिखा था और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा और था। वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे कि हमें लैम्डा इज इक्वल टू अगर किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की अगर वेवलेंथ फाइंड करनी है तो 12375 अपॉन डेल्टा ई और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो या एंगस्ट्रॉन में हो, ठीक है। और चौथा फॉर्मूला हमारा था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, जहां पर आर क्या था, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इसी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के तहत हम सारे न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे। तो आप एक बार इन फॉर्मूलों को देख सकते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे कि ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इन्हीं फॉर्मूले के हिसाब से फिर हम अब बात करेंगे कि कैसे हम इन न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा न्यूमेरिकल। इन हाइड्रोजन एटम radius of first orbit is radius of first orbit is 0.53 angstrom and energy of first orbit is first orbit is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। ओके स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट। थर्ड है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट चलिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल्स को पहले लगाते हैं और देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल हमें क्या बता रहा है। इन हाइड्रोजन एटम, बात किसकी की गई है, हाइड्रोजन एटम की। तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे और हाइड्रोजन एटम की बात की गई है तो हम जानते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम
फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर इज 1। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट मतलब कि जो R1 हमें गिवन है वो कितना गिवन है, वो गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉन। और हमसे कह रहा है कि आप रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट बताइए, हमें एनर्जी गिवन है और हमें रेडियस गिवन है फर्स्ट ऑर्बिट की। तो आप देख सकते हैं किसी भी ऑर्बिट की अगर आपको रेडियस निकालनी है तो Rn इज इक्वल टू, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो जेड की वैल्यू हमें पता है और n इज इक्वल टू हमें 3 दिया है, तो हम यहाँ पर R3 रखकर 0.53 रखेंगे और इंटू यहाँ पर हम रखेंगे n स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पर n स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर, और चूंकि z हमारा 1 है तो अब हम इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 और इंटू 0.53 हो जाएगा, जहां पर इसको 9 18 9 3 27 की 7 2 और 9 पंचे 45 2 46 47 47.4 47.7 एंगस्ट्रॉन इसकी रेडियस आई है, ये R3 की रेडियस है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप इसी की फोर्थ वाली n इज इक्वल टू 4 मैंने दिया है, क्या आप n इज इक्वल टू 4 की रेडियस निकाल लेंगे? कुछ नहीं है, n इज इक्वल टू 4 पर आप यहाँ रख सकते हैं R4 इज इक्वल टू 0.53 और इंटू 4 का स्क्वायर और इज इक्वल टू ये समथिंग आपका 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप R5 की निकाल सकते हैं 0.53 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 1। कहने का मतलब आप इस तरीके से इस फॉर्मूले से किसी भी चीज की रेडियस निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। तो हमारी जो R3 की वैल्यू आई है 47.7 एंगस्ट्रॉन आई है, जो कि सही है। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं, इसी में हम बात करते हैं आपको सेकंड है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट, यहां पर हम वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट के लिए आप जानते हैं किसी भी ऑर्बिट का फॉर्मूला निकालने के लिए हम Vn इज इक्वल टू लिख सकते हैं, Vn इज इक्वल टू c बाई 137 और इनटू z बाई n कर सकते हैं, जहां पर z की वैल्यू क्या है हमारी हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है और यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है तो n इज इक्वल टू यहाँ पर हम 2 रख देंगे। अब वैल्यू रख देते हैं, अगर सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर हम v2 रख देंगे और c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 137 और इंटू 1 अपॉन r। n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये समथिंग कितना आ जाएगा, 3/2 करेंगे तो ये 1.5 समथिंग आ जाएगा और ये 1 अपॉन 137 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर 8 हमारा रहेगा। जो इसकी वैल्यू आ रही है वो समथिंग 0.109 इंटू 10 टू द पावर 8 आ रही है, तो हम इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू लिख सकते हैं v2 की, वो लिख सकते हैं, ये इस पॉइंट को जब पॉइंट का इधर शिफ्टिंग होती है तो माइनस में जाता है तो ये 1.09 हो जाएगा और एक शिफ्टिंग हुई तो 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा इंटू 10 पावर 8 हो जाएगा। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो v2 इज इक्वल टू आ जाएगी 1.09 और इंटू 10 टू द पावर 7 आ जाएगी और ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी ऑर्बिट की, कहने का मतलब Vn में v2 v3 किसी भी ऑर्बिट की आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कि क्या होता है एंगुलर मोमेंटम के लिए। आपने फॉर्मूला देखा होगा, मैंने आपको बोहर ऑर्बिट में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऐसे पूछे ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसने पूछा एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम के लिए थर्ड ऑर्बिट का जो फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है, आप जानते हैं, जहां पर n की वैल्यू आपकी क्या है, n की वैल्यू आपकी 3 है। h की वैल्यू आप जानते हैं, h होता है प्लैंक कांस्टेंट, h की वैल्यू हमेशा दी रहती है क्वेश्चन में 6.634 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 समथिंग h की वैल्यू इतनी होती है। तो 3 इंटू 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 2 इंटू 3.14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आप इसे काट सकते हैं, ये पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, ये 314 है, ये 663 है, तो यहां पर इसकी वैल्यू पर ले सकते हैं 1.5 इंटू 6.63 पॉइंट हटा गया है और ये 314 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 1.5 इंटू 2.11
इंटू 10⁻⁻34। इसको सॉल्व करने पे 2.11 आया है और समथिंग ये वैल्यू, ये कैलकुलेशन वैल्यू है, आप इसको कर लीजिएगा। ये जो कैलकुलेटर वैल्यू है ये 1.5 इंटू 2 मोमेंटम आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 3.165 इंटू 10⁻⁻34। ये एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, आप समझ लीजिए इसको। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो ओवरऑल हमने देखा कि रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट हमने निकाल लिया है। और आप समझ सकते हैं कि इसमें हमने फॉर्मूले का यूज किया। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग और लिख सकते हैं, L = NH/2π। ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, इसी न्यूमेरिकल को मैंने आपके द्वारा सॉल्व किया और सेम फॉर्मूले से ही रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स थे। अभी हम थोड़ा सा और सरल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे और क्वेश्चंस इसमें अच्छे अच्छे बन सकते हैं। आप समझ सकते हैं, आप किसी भी रेडियस, किसी भी ऑर्बिट के रेडियस निकाल सकते हैं अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट पता है। और 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, En = -13.6 z² अपॉन n स्क्वायर, जहाँ n क्या है ऑर्बिट है, z क्या है एटॉमिक नंबर है, और En क्या है हमारा, En हमारा आपका एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ओके स्टूडेंट्स, ओके। फिर यहाँ से हम समझते हैं आज दूसरा टॉपिक, दूसरा न्यूमेरिकल हम लेते हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्दी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपके एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं, तो तैयारी में कोई कमी मत रखिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आपको पावर ऑफ फिजिक्स फेल करा कर ही जाऊँगा। चलिए अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक न्यूमेरिकल्स हमारा आता है, किस टाइप से वो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल जो होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल मान लीजिए है हमारी, ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस है हमारी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस है हमारी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी लेवल, ठीक है स्टूडेंट्स, या पूछे व्हाट इज सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये याद रखना है कि सेकेंड बोला है मतलब सेकेंड से एक्साइटेशन एनर्जी लेवल। एक्साइटेशन का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जाता है तब उसे एक्साइटेशन कहते हैं। एक्साइटेशन फिनोमेना बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन एनर्जी वो एग्जिट करता है, एक्साइट करता है, इमिट करता है। इमिशन बोल सकते हैं, एक्साइटेशन बोल सकते हैं। और यहाँ पर सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी लेवल बोला है, इसका मतलब कि आप सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए हैं। तो आप जब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए हैं तो आपसे पूछा है कि आप एनर्जी लेवल बताएं, मतलब कि आप डेल्टा ई बताएं। किसका डेल्टा ई? आप बताएं E2 - E1 का। और E2 क्या है हमारा? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एनर्जी लेवल हमारी कितनी है? -13.6 है। और सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो हमारी कितनी? -3.4 है। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, E2 की जगह रख देंगे -3.4 और बीच में माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 13.6 आ जाएगा। और जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये -3.4 है, अगर आप इसको घटा दीजिए तो 13.6 और ये 3.4, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। तो आपकी जो एनर्जी लेवल आ जाएगी वो 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ये आपकी सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी लेवल होगी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी लेवल होगी, जो कि आप डेल्टा = 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल सकते हैं।
कह रहा है व्हाट इज द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में कुछ नहीं करना है, आप यही डेल्टा ई रखेंगे और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो आप 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे हैं उस तरीके से आप लिख देंगे 1.02 वोल्ट। अभी भी नहीं समझ में आया तो बने रहिए, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपसे जैसे बोलेगा, आपसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि व्हाट इज थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी लेवल। व्हाट इज थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी लेवल। तो इस कंडीशन पे आपको याद रखना है कि डेल्टा ई मतलब कि थर्ड से आया है, तो थर्ड हमारा कहाँ पर है, थर्ड हमारा यहाँ पर है और फोर्थ यहाँ पर है। तो थर्ड से आया है तो मतलब थर्ड से कहाँ गया होगा, 1 पे गया होगा। थर्ड से हम 1 पे ही मानेंगे। तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी लेवल बोला है, तो डेल्टा ई हमारा यहाँ पर आप लिख सकते हैं E3 माइनस E1, जहाँ पर E3 की वैल्यू हमारी कितनी है, E3 की वैल्यू हमारी -1.51 है और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप यहाँ से इसको घटा सकते हैं 13.6 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0 कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए -1.51। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये 10 में से 1 काट दिया, ये 9 आया, ये 5 यहाँ पर 0 होगा और ये 3 में से 1 और यहाँ पर 12। तो आप समथिंग देख रहे हैं जो एनर्जी लेवल आ रहा है वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी लेवल। और अगर इसमें बोले कि व्हाट इज थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो इस कंडीशन पे आयनाइजेशन पोटेंशियल में कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा 12.09। तो अब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी तरीके से अगर आपको किसी ऑर्बिट का एक्साइटेशन एनर्जी लेवल होता है तो उस ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट में, मतलब कि उस ऑर्बिट से आप फर्स्ट ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन को गिराएंगे, उसमें जो एनर्जी इमिट होगी उस एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही आपका एक्साइटेशन एनर्जी लेवल कहलाता है। और जब आप उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो आपका वो जो वोल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल निकलेगा। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक काम करिए कि इस चार्ट में आप 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट की एनर्जी लेवल याद रख लीजिए। इससे आप जब एटॉमिक फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें आपको ये तुरंत वैल्यू आप रख सकते हैं, बिना किसी सॉल्यूशन के या बिना किसी हेल्प के आप इसको रख सकते हैं। तो आइए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल वो भी है और वो डिफरेंट टाइप का है न्यूमेरिकल, तो उसको लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। एक नया न्यूमेरिकल लेते हैं हम। आपकी स्क्रीन में न्यूमेरिकल शो हो रहा होगा, आपकी स्क्रीन में न्यूमेरिकल शो हो रहा है। सबसे पहले यहां पर दिया है कि एन अल्फा पार्टिकल आफ्टर एक्सेलरेशन बाय पोटेंशियल v वोल्ट इज अलाउड टू स्ट्राइक विद न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर z इफ r नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच प्रूव दैट r नॉट, मतलब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है r नॉट इज इक्वल टू 14.4 z बाई v एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि किसी भी v वोल्ट के पोटेंशियल से जब एक्सेलरेट होता है तो वो कहाँ पर, वो एक हैवी न्यूक्लियाई जो कि z है, यहाँ पर एटॉमिक कहने का मतलब कि एक कोई आपका z एटॉमिक नंबर का न्यूक्लियस है जिसका चार्ज Zd है, और एक यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है जिसका आप ले सकते हो 2e चार्ज ले सकते हो। ये इस पे क्या कर रहा है, ये इस पे एक्सेलरेट करके इस पे क्या करेगा, इस पे जाके टकराएगा, टकराने के बाद फिर कहाँ पे होगा, वापस होगा। तो कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि R नॉट इज इक्वल टू 14.4 Z अपॉन V इंटू एंगस्ट्रॉम। मैं बता दूं आपको कि जितना लेक्चर मैंने पढ़ाया अगर आप उसको अच्छे से देखे होंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई न्यूक्लियस या कोई भी पार्टिकल किसी भी पर्टिकुलर हैवी न्यूक्लियस से जब टकराता था तो इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर हम देखें ये 2e का चार्ज है और यहाँ पर देखें ये Zd है,
तो दोनों के बीच में प्लस चार्ज है और दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है बच्चों। तो मैं ध्यान से आपको बताऊं कि यहाँ पर एक लॉ लगता है और यहाँ पर मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला जो निकाला था वो आर नॉट बराबर जो आया था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जेड स्क्वायर अपॉन के आ जाएगा। के क्या है बच्चों यहाँ पर? के हमारा यहाँ पर जो है, के हमारा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं और यहाँ पर जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है और इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो हमें क्या निकालना है? हमें आर नॉट निकालना है, जहाँ पर हम आर नॉट की वैल्यू रख सकते हैं जेड है हमारा और के की वैल्यू हम यहाँ पर, क्योंकि जब कोई भी क्या कहते हैं पार्टिकल, जब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, जब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ईवी होती है और यहाँ पर चार्ज के रूप में हम क्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा क्यू वी और यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जेड स्क्वायर अपॉन आर नॉट। यहाँ पर क्यू वी है तो क्यू की जगह हम रख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, क्यू की जगह हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर हम के की वैल्यू रख दीजिए आप। के की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है? ये हमारी 2e ही है क्योंकि q की वैल्यू हमारी 2e दी है। तो यहाँ पर हम आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 2 जेड स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू आप 2ev रख दीजिए। 2 से 2 आप काट दीजिए, e से e काट जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बन जाएगा जेड ई अपॉन वी। तो एक टर्म तो आप देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू ई, ये तो लिखा हुआ है और ये जेड अपॉन बी हमारा सुरक्षित हो गया है जो कि प्रूफ में दिया हुआ है, देख सकते हैं प्रूफ में, आप प्रूफ में देख सकते हैं। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है, मैंने बताया था आपको ये। तो ये आर नॉट इज इक्वल टू, अगर आपको बात करें तो ई की वैल्यू हम रख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप रख सकते हैं 9.0 इंटू 10⁹ और इंटू जेड बाई वी। तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14.4 इंटू 10⁻10 मीटर जेड बाई वी। और मैं आपको बता दूं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम रख सकते हैं 14.4 एंगस्ट्रॉम जेड बाई वी। ये आपका फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला था जो कि यूपी बोर्ड के 2002 और 2011 में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में ये निकाला गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिए एक बार। बाकी कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको फिर से एक बार ये समझा दिया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक हम लास्ट न्यूमेरिकल लेते हैं और उस लास्ट न्यूमेरिकल के बाद हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए और अपने कॉपी पेन को भी आप साथ में लेके बैठिए ताकि आप खुद इसको लगाएं पहले। चलिए इस न्यूमेरिकल को लिखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ, calculate the wavelength of first line of Lyman series in hydrogen atom, in hydrogen atom। बी पॉइंट पे इसका ले लेते हैं वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, वेवलेंथ ऑफ
फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। आप इसको समझिएगा ध्यान से। चलिए इसको समझते हैं कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी कांस्टेंट पे रिडबर्ग की कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है, और लाइमर सीरीज बामर सीरीज के लिए वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो 1/λ इज इक्वल टू r, और यहां पर 1/n² माइनस 1/m², जहां पर m जो होगा बच्चों वो बड़ा होगा हमेशा n से। अब कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज। तो लाइमर सीरीज में हम जानते हैं कि हायर ऑर्बिट जो लाइमर सीरीज की होती है वो m इज इक्वल टू 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, लेकिन n हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो फर्स्ट लाइमर सीरीज का है मतलब कि 1/λ यहाँ लिखेंगे। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपकी जो होती है वो 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। आप इसको r ही रखिए, अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ करने का कैसे क्या करना है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू आपकी आ जाएगी 2r/4, जहाँ से 2 कट जाएगा तो ये r/2 आ जाएगा बच्चों। और तो ये 1/λ की वैल्यू आ जाएगी हमारी r/2। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी पलट के वो आ जाएगी 2/r, और आप ध्यान रखिए 1/r की जो वैल्यू आती है वो 912 आती है, तो इसको हमेशा याद रखिए। तो 2 इंटू 1/r की वैल्यू हमेशा आप ध्यान रखिए। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। वो 1.097 थोड़ा सा पता लग रहा है, इसमें आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसी तरीके से याद रखिए 1/r जो है वो 912 है, तो आप लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर 912 एंगस्ट्रॉन में आता है, तो यहाँ पर आप 2/r है, और इसको हम लोग 1/r लिख सकते हैं बच्चों। इसको हम लोग 1/r लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 912। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो ये 1824 एंगस्ट्रॉम वैल्यू हमारी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं से हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आगे के लेक्चर के लिए आई होप आप असल में एक चीज गलती की हुई है बच्चों कि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी ओनली 3, ठीक है, क्योंकि ये 4 1 जा 4 है और 1 गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल रॉन्ग हुआ है, आप इसको देखिए ध्यान से। ये देखिएगा, फिर से देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4, और ये 4 1 जा 4 है, 4 1 4 जा 4, तो ये 4 हो जाएगा, और माइनस ये 4 1 जा 4 है, तो ये -1 हो जाएगा, और ये 1/λ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी 3r/4। तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 और इंटू 1/r। अब मैंने आपको बताया 1/r की वैल्यू आप हमेशा क्या लिखेंगे, लैम्डा बराबर 1/r की वैल्यू आप लिखेंगे 912 एंगस्ट्रॉम। ये आप ध्यान रखिए, इससे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 4/3 है और इंटू 912 है, तो ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यहाँ पर 0 4 है, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 1 आया, और 4 3 जा 12, तो ये आपकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। सेकंड वाला आप होमवर्क करेंगे, और सेकंड वाले में कुछ नहीं करना है। सेकंड वाले में आपको n की जगह यहाँ पर 2 रख देना है, n की जगह यहाँ पर 2 रख देना है, और m की जगह आप पर यहाँ पर 3 रख देना है बस। तो ये न्यूमेरिकल आपका जो आया है, ये न्यूमेरिकल आपका 2017
2017 में, 2019 में और आने वाले 2023 में आने के चांसेस 100% है। तो आई होप आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो हमारे 3 न्यूमेरिकल पे था और ये यहीं पर समाप्त होता है। और आपको जो भी न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट करिए और पूछिए जहाँ भी आपको जो दिक्कत आती है। अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत महसूस हुई हो या कोई कमी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और बोर्ड में अपना परचम लहराइए। दैट इज़ द पावर ऑफ फिजिक्स। थैंक यू सो मच।